अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से एक केस चल रहा है अरमगान और मुस्तफ़ा वाला। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अभी तक ज़ुनैरा आपने इस केस के ऊपर कोई रोशनी क्यों नहीं डाली, आपने क्यों नहीं बताया कि इस केस की क्या हकीकत और सदाकत है। अभी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं एक साइड पे मुंह में कैंडी डाल के बात कर रही हूँ, मेरा गला इंतहाई ख़राब है, तबीयत थोड़ी नासाज थी और सबसे बड़ी बात ये कि मैं आउट ऑफ कंट्री थी। दैट्स वाई इस केस को मैं टाइमली नहीं कवर कर पाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस केस के साथ कनेक्टेड नहीं थी, लम्हा ब लम्हा खबरें मुझ तक पहुंच रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही। आज से इस केस को मैं कवर करना शुरू करूंगी और आज से ही मैं आपको तमाम वो खबरें दूंगी, तमाम वो लेटेस्ट अपडेट्स दूंगी जो आप देखना, सुनना और जानना चाहते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये जो मुल्जिम है, अब फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि इसकी कब्र कुशाई की जाएगी और इसकी कब्र से इसकी लाश को निकाला जाएगा और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, इदारे क्या सोच रहे हैं, इसका एग्जैक्टली बैकग्राउंड तो आप लोग जानते हैं। आपको पता ही है कि ये केस कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन इसके अंदर कुछ बड़े बारीक पॉइंट्स हैं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, वो भी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कब्र कुशाई की। जी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा आमिर, जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल करके इसको गाड़ी के अंदर इसकी लाश को जला के, जिस तरह से ये जो चलाक मुल्जिम है ये यहाँ से लेकर इसको बलूचिस्तान पहुंचा, कराची में ही सारा वाकया हुआ, वो सब चीज़ें आप जानते हैं, मैं उसको नहीं दोहराना चाहती। मगर अब मुस्तफ़ा आमिर की जो कब्र कुशाई है उसके लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दे दिया गया है, क्योंकि इसको फौरी तौर पे दफना दिया था पुलिस ने, लेकिन बाद में केस ने जो रंग पकड़ा है, जिस तरह से अब ये केस आगे बढ़ रहा है, पुलिस को इसमें मजीद तफ्तीश जो है वो दरकार है। आपको बता दूं कि जो मेडिकल बोर्ड है वो तश्कील दे दिया गया है और जो मकतूल है उसकी कब्र कुशाई भी, उसकी जो डेट है, जो उसका टाइम है वो भी फिक्स हो चुका है। डेट एंड टाइम भी मैं आपको बता देती हूँ। डेट एंड टाइम उसका जो डिसाइड हुआ है वो है जी 21 फरवरी और टाइम जो है वो होगा जी सुबह 9 बजे। जी, तो डेट और टाइम मैंने आपको बता दिया है। इसके हवाले से बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पुलिस जो है वो सर्जन डॉक्टर्स के साथ जो है वो वहाँ पर जाएगी और सर्जन डॉक्टर हैं जी एक समिया सैयद, वो बेसिकली मेडिकल बोर्ड की सरबराह हैं जो इसको लीड कर रही हैं और इस पूरे केस को वो देख रही हैं, बड़ी बारीकबीनी से इसका मुशाहिदा कर रही हैं। जबकि एडिशनल पुलिस सर्जन जो हैं उनका नाम है जी डॉक्टर श्रीचंद। इसके अलावा एमएलओ जो हैं उनका नाम है जी डॉक्टर कामरान। ये जो 3 सीनियर डॉक्टर्स हैं ये बेसिकली इस मेडिकल बोर्ड को लीड कर रहे हैं। इसके अंडर जो हैं वो और भी बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं। आपको बता दूं कि मुस्तफ़ा आमिर जो हैं उसकी जो वालिदा हैं उनकी जानिब से बेसिकली कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त की गई थी, क्योंकि जो वालिदा हैं उनके बहुत सीरियस और मेजर कंसर्न्स हैं। उनकी वालदा जो है, ज़ाहिरी बात है, उनको इस चीज़ की तसल्ली नहीं हो रही और वो चाहती हैं कि कब्र कुशाई हो, दोबारा से तमाम चीज़ों की तफ्तीश सामने आए और सही हकायक जो है वो मंजर आम पर आए। बल्कि मैं चाहती हूँ कि उनकी वालदा ने क्या कहा है, आप ज़रा सुनिए। एसएसपी अनिल हैदर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ अलग एक और है जो मुझे लगता है बिल्कुल शामिल है। आपने हमेशा मेरी मदद की है। एबीसीसी सीआईए ने ही मेरे साथ ये 10 दिन के अंदर केस क्रैक कर लिया, जो ये 20-25 दिन पुलिस ना कर सकी। प्लीज़ अनिल साहब, एसएसपी अनिल हैदर साहब, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। कोई है इस चीज़ में, कोई और भी शामिल है। इस तरह से वो वापस नहीं आ सकते कि वो इस तरह ऐसी काली गाड़ी जिसको पुलिस ऐसे जो है वो समझ पोर्ट्रे करती रही थ्रू आउट द टाइम, जेट काले शीशे, नंबर प्लेट के बगैर। मुस्तफ़ा तो डिफेंस से कभी बाहर इस गाड़ी को लेकर भी नहीं जाता था। मुस्तफ़ा अगर कभी मैकेनिक के पास पुरंगी तक जाता था तो उस पर पहले आके नंबर प्लेट लगाता था। हाँ, मेरे बच्चे की मस्ती थी, उसने नंबर प्लेट नहीं लगाई थी, लेकिन इस बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी का हब तक पहुंचना, इतने काले शीशों, जेट ब्लैक चारों तरफ से हब तक पहुंचना किसी के साथ हो सकता है। ये अकेले इन 2 दरिंदों के साथ नहीं हो सकता। अरमगान और शिराज अकेले इसमें नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। 20 दिन तक पुलिस जो है मेरे बच्चे की सिर्फ किरदार कशी करती रही। एसएसपी अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कशी करता रहा, कुछ नहीं किया 20 दिन तक। उस पर पर्चा काटूंगी मैं, उस पर अली हसन पे पर्चा कटना चाहिए कि वो किसके पेरोल पे चल रहा था, किसके अंडर वो ये काम कर रहा था, कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे बच्चे के साथ तेरा बच्चा मिसिंग है तो कहाँ है, क्यों नहीं ढूंढ रहा था। वो अरमगान के साथ इसका भी नाम आना चाहिए, अली हसन का भी नाम आना चाहिए। एसएसपी अली हसन शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली, टर्मिनेटेड, व्हाटएवर, ही शुड बी नॉट इन द पुलिस एनीमोर। इनको हटा दो प्लीज, ऐसे अफसरों को हटा दो जो आम पब्लिक की बात नहीं सुनता है। मुस्तफा का कत्ल एक रैंडम डिस्प्यूट पे मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। जी,
अच्छा जी, वालदा की कहानी अब आपने सुन लिया है। अब वालदा की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर कबर कुशाई का फैसला कर लिया गया है। मकामी अदालत जो है उसने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस की में जो मकतूल की कबर कुशाई है उसकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर की थी। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये कहा था कि सेक्रेटरी सेहत जो है वो कबर कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दे और कबर कुशाई जो है वो मुकम्मल करके 7 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। अच्छा, यहाँ पे बड़ी दिलचस्प एक कहानी है। एक तरफ तो मकतूल की जो वालदा है वो जनाब डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो है वो कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, और उनकी डिमांड के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो कातिल है उसका जो बाप है वो अचानक से मीडिया के सामने आता है और वो अजीबोगरीब किस्म की हरकत करना शुरू कर देता है, और वो कभी गाने गाना शुरू कर देता है और वो कहता है कि मैं तो पाकिस्तान का रॉक स्टार रहा हूँ। अब वालिद मोहतरम जो है वो अजीबोगरीब किस्म की कहानी सुनाते हैं, फिर वो कभी कोई बात करते हैं, कभी वो कोई बात करते हैं। वो इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन वो अपने बेटे के बारे में कोई बात नहीं करते कि उनके बेटे ने जिस तरह से इतने बुरे तरीके से जाकर मकतूल को जलाया, उसकी गाड़ी को जला दिया, जिस तरह से अपने घर में बुलाकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। मुझे तो बल्कि उसके वालिद की ज़हनी सेहत जो है उसके ऊपर भी कुछ खदशात लग रहे हैं, लेकिन वो भी शायद मेरे ख्याल से मेडिकल बोर्ड को आइंदा उनको भी ना उसमें शामिल करना पड़ जाए। मगर आपको एक और बात बता दूं कि मुस्तफ़ा को उसी गाड़ी में बलूचिस्तान ले जाकर उसने खुद जलाया, इसके लिए जो मुल्जिम शराज है उसने दौरान तफ्तीश इंकशाफात कर दिए हैं, और ना सिर्फ उसने ये इंकशाफात किए हैं बल्कि वो बाद में इससे मुकरने की कोशिश भी करता रहा। लेकिन जो उसने इंकशाफात किए हैं वो ज़रा मैं थोड़ी सी डिटेल आपके सामने रखना चाहती हूँ। शायद ये डिटेल आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि इससे पहले तक जो मुल्जिम है उसने इस बात से इनकार किया था कि जो मकतूल है वो उसके साथ उसका क्लास फेलो रहा है। तो कहा जाता रहा कि जी वो उसका क्लास फेलो नहीं था, ये बात झूठ है। और ये भी कहा जाता रहा कि जनाब ये जो आईटी सेंटर बना हुआ था या ये जो कॉल सेंटर बना हुआ था, तो कहा गया कि जनाब ये ना तो आईटी सेंटर था ना ये कॉल सेंटर था, बल्कि जो कातिल है उसके वालिद कहते हैं कि ये तो एक सॉफ्टवेयर हाउस था। बहरहाल वो जो कुछ भी था, वहां पे लड़कियां भी काम करती थी, वहां पे लड़के भी काम करते थे। एक लड़की के फड्डे के चक्कर में इन दोनों ने ये जो हरकतों सकनात की, और फिर उसमें बेचारा जो एक है वो जुल्म का शिकार हुआ। अब बहरहाल अब शिराज ने जो इंकशाफात की हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ कि उसने कहा कि स्कूल में हम एक साथ पढ़ते थे। उसने कहा कि स्कूल के बाद 1.5 साल पहले अरमगान से शिराज की दोबारा दोस्ती हुई। अरमगान के बंगले पर शेर के 3 बच्चे भी मौजूद थे। शेर के बच्चे बीच में क्यों डाल दिए मुझे नहीं पता, बल्कि कातिल का जो वालिद है वो कहता है कि जी शेर के बच्चे तो थे ही नहीं, तो क्यों ऐसी बात की जा रही है। बहरहाल बताया उसने कहा कि रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि अरमगान जो है वो बंगले में अकेला रहता था, और बकौल उसके कि वो कॉल सेंटर चलाता था, लेकिन बकौल उसके वालिद के कि वो वहाँ पे कॉल सेंटर नहीं चलाते थे बल्कि वो तो एक सॉफ्टवेयर हाउस था। उसने कहा जी कि कॉल सेंटर में खवातीन जो हैं उनके समेत 30 से 35 अफराद जो हैं वो काम करते थे। मुल्जिम शराज के मुताबिक जो है अरमगान को असलहे का शौक था, और असलहे का शौक अगर आपको हो, नशे के आप आदी हो, लड़की के ऊपर आप लड़ रहे हैं, सोचिए कि हमारी नेशन और हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक सर्वे पढ़ रही थी और उस सर्वे के मुताबिक ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो बर्थ रेट था वो 6.5 से घट के 3 पॉइंट समथिंग रह गया है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि अगर अखलाकियात के बारे में देखा जाए ना, तो जो पहले हमारे पेरेंट्स थे जिस तरह से वो हमें अच्छाई और बुराई सिखाते थे, हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क बताते थे, मेरे ख्याल से अब पहले लोग सिर्फ बच्चे पैदा कर देना मकसद नहीं होता, उनकी तरबियत करना बेसिक मकसद होता है। मुझे लगता है कि तरबियत से आ रही है, अब जो वालिदैन हैं जो खुद तरबियत से आ रही हैं वो आगे अपने बच्चों की क्या तरबियत करेंगे। बहरहाल रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि मुस्तफ़ा आमिर भी अरमगान और शिराज का ही दोस्त था, और मुस्तफ़ा से शिराज की दोस्ती जो है वो अरमगान के पास ही हुई थी। अच्छा, फिर ये लोग बुराई में मतलब हर काम में ये लोग आगे थे। न्यू ईयर की पार्टीज ये लोग मनाते थे, गंदे काम ये लोग वहां पर करते थे। न्यू ईयर नाइट में अरमगान के बंगले में पार्टी रखी गई, मुस्तफ़ा आमिर वहां पर नहीं आया। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा ने कॉल करके अरमगान के बंगले पर शिराज को बुलाया, और फिर कुछ देर के बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा को गालियां देने के बाद डंडे मारने शुरू कर दिए, उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, उसके सर पर घुटनों और लातों से मारा, और उसके बाद खून बहना शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल जो मैंने आपको कहा कि बड़ी बारीक सी एक बात है जो मैं आपको बताऊंगी, वो आपके जहन में आ रही होगी कि पुलिस ने कैसे अंदाजा लगाया, क्योंकि मुजरिम ने या मुलजिम ने तो पूरी गाड़ी जला दी थी, उसमें वो जो मकतूल है वो भी जल गया था। तो कैसे पता चला? वो पता चला जनाब डीएनए से, क्योंकि उसका जो डीएनए है वो मकतूल की वालदा के साथ मैच कर गया था। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि मुस्तफ़ा पर तशद्दुद के बाद अरमगान ने एक बार फिर राइफल उठाई, 2 बार फायर किए,
دھماکے کے بعد مصطفیٰ کو اس کی گاڑی میں ڈال دیا گیا، مصطفیٰ کو بلوچستان لے جا کر پھر اس کی گاڑی سمیت اس کو جلا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد پولیس نے اس کو ایک اور بھی چیز کی وجہ سے پکڑا، اور وہ کیا چیز تھی؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ قاتل چاہے کتنا بھی چلاک بن جائے وہ کوئی نہ کوئی سراغ تو چھوڑ کے جاتا ہے۔ سراغ جناب عالی یہ چھوڑا گیا کہ ایک طرف تو قاتل جو ہے وہ مقتول کو لے کر، کوئی بھی پیچھے ثبوت نہ رہے، بلوچستان لے گیا، گاڑی سے میں جا کے آگ لگا دی، لیکن مقتول کا جو فون ہے وہ اپنے گھر پہ چھوڑ گیا، خون کے جو داغ دھبے تھے وہ بھی پیچھے تھے۔ تو یہ 3 شواہد تھے بیسیکلی جن سے پولیس نے، ایک تو ڈی این اے جو اس کی والدہ کے ساتھ میچ ہوا، دوسرا خون کے دھبے، اور تیسرا وہاں پر جو اس کا فون ملا، تو انہی چیزوں نے اس چیز میں مدد کی۔ بہرحال جو قاتل ہے اس کا باپ یہ کہتا ہے کہ اس کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور میں آپ کو اسی طرح کا ایک سملر کیس بتاتی ہوں۔ وہ کیس تھا جناب ظاہر جعفر کا۔ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت مقتول کی جو والدہ ہیں وہ چاہے کتنا بھی تڑپے، وہ چاہتی ہیں کہ چند دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے، لیکن میں آپ کو اپنے تجربے کی بنا پہ بتاتی ہوں کہ اگر اس کیس کا فیصلہ 1.5 سال سے پہلے ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ پاسبل نہیں ہے۔ پاکستانی عدالتی نظام میں کم از کم اس طرح کے کیسز کو 1.5 سے 2 سال لگتے ہیں۔ وہ پاکستانی ایک مشہور اینکر پرسن تھے، ان کے بھی بیٹے نے، آپ کو یاد نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو سر پہ ہتھوڑے مار کے قتل کر دیا تھا؟ وہ کیس بھی اتنے عرصے کے بعد جا کے سالو ہوا تھا۔ ظاہر جعفر والا کیس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں اس کو فالو کیا جاتا تھا۔ بہرحال ابھی تک کے مطابق جو اس میں پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قبر کشائی اب ہونے جا رہی ہے۔ میڈیکل بورڈ کی تفصیلات بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، والدہ اور والد کی تفصیلات بھی میں نے آپ کو، دونوں کے، ملزم کی بھی اور مقتول کے والدین کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کے ویڈیو میں نے کافی زیادہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ اب میں اگلے ویڈیو میں آپ کو اور بھی بہت زیادہ اس کے حوالے سے جو اپڈیٹس آئیں گی اس سے آگاہ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔